बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये बताना है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 3 और डी कह रहा है 4। तो आपको बताना है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होता है या 4 होता है। तो बच्चों, उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, अर्थात 3 प्रकार होते हैं। तो विकल्प 3 जो है वो सही हो जाएगा, सी क्वेश्चन नंबर 1 का। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कुछ वायुमुख और कुछ नासिका से निकलती है उस उन्हें कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कुछ वायुमुख और कुछ नासिका से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। ए कर नुनासिक, बी कर अनुनासिक, सी कर बाह्य स्वर और डी कर दीर्घ स्वर। तो आपको ये बताना है कि उच्चारण के समय अगर कुछ वायुमुख से और कुछ नासिका से निकले उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहा है श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं। तो आपको ये बताना है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं। ए कह रहा है अल्प प्राण लघु प्राण, बी कह रहा है अल्प प्राण दीर्घ प्राण, सी कह रहा है अल्प प्राण महाप्राण और डी कह रहा है दीर्घ प्राण महाप्राण। तो आपको ये बताना है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कौन-कौन से भेद हैं? ए में अल्पप्राण लघु प्राण है, बी में अल्पप्राण दीर्घ प्राण है, सी में अल्पप्राण महाप्राण है और डी में दीर्घ प्राण और महाप्राण है। तो बच्चों, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कौन-सा? सी, अल्पप्राण और महाप्राण होता है, तो विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे का बताइए। कह रहे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं। ए कह रहा है अघोष व्यंजन, बी कह रहा है सघोष व्यंजन, सी कह रहा है संघर्षी व्यंजन और डी कह रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो आपको ये बताना है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे क्या कहेंगे। अघोष कहेंगे, सघोष कहेंगे, संघर्षी कहेंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। तो बच्चों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अघोष और एक होता है सघोष। सघोष में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है जबकि अघोष में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। कर बोलने से स्वर में जहाँ उतार-चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि बोलने से स्वरों में जहाँ उतार-चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? ए कह रहा अनुतान, बी कह रहा बलाघात, सी कह रहा संगम और डी कह रहा वितान। तो आपको ये बताना है कि बोलने से जब स्वरों में उतार-चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? अनुतान कहेंगे, बलाघात कहेंगे, संगम कहेंगे या वितान कहेंगे। तो बच्चों, जब स्वरों में उतार-चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहा जाता है। विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 6वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। कह रहे भाषिक तत्व मुख्यतः कौन-कौन से हैं? तो आपको ये बताना है कि भाषिक तत्व मुख्यतः कौन-कौन से हैं? ए कह रहे ध्वनि, शब्द, वर्ण, बी कह रहे वर्ण, वाक्य, ध्वनि, सी कह रहे ध्वनि, शब्द और वाक्य नहीं है, ये वाक्य है। ये क्या है? ये वाक्य है। ध्वनि, शब्द और ध्वनि, शब्द और वाक्य है और डी कह रहा है वर्ण, विचार और ध्वनि। तो आपको बताना है कि भाषिक तत्व मुख्यतः कौन-कौन से होते हैं। तो बच्चों, भाषिक 2 तत्व होते हैं, वो ध्वनि, शब्द और वाक्य होते हैं। तो विकल्प सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा? सी करेक्ट हो जाएगा 6वें का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 में। कर व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द पाए जाते हैं? ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 3। तो आपको बताना है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द आते हैं। तो बच्चों, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कुल 4 प्रकार के शब्द आते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 7वें का ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। कह रहा है जो शब्द संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आ गए उन्हें कहते हैं।
तो आपको ये बताना है कि जो शब्द संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आ गए, उन्हें क्या कहते हैं? ए करें तद्भव, बी करें तत्सम, सी करें देसी और डी करें विदेशी। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द संस्कृत से मूल रूप से हिंदी में आए, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहते हैं, तत्सम, देसी या विदेशी। तो बच्चों उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 8वें का बी सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। करें कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होते हैं? आपको ये बताना है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने रूप होते हैं? ए करें 4, बी करें 3, सी करें 5 और डी करें 6। तो आपको बताना है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप होंगे? 4, 3, 5 या 6। तो 9वें का उत्तर आपको बताना है कि 9वें का उत्तर क्या होगा कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने रूप होते हैं? कुल 4 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उसे हम क्या कहेंगे? ए करें रूढ़ शब्द, बी करें अरूढ़ शब्द, सी करें यौगिक शब्द और डी करें योग रूढ़ शब्द। तो आपको ये बताना है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 10वें का। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। कर शब्द की जिस शब्द शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ-साथ किसी भिन्न अर्थ का भी विरोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपको ये बताना है कि जिस शब्द शक्ति से अभियार्थ के अभिधेयार्थ के साथ-साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? ए करें लक्षणा, बी करें व्यंजना, सी करें अभिधा और डी करें विपर्यय। तो आपको ये बताना है कि इसका उत्तर सही क्या होगा? 11 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि जिस शब्द की जिस शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ-साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो बच्चों उसे कहा जाता है व्यंजना। विकल्प बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन-सा करेक्ट होगा? बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि वह वाक्य जिससे किसी बात का प्रकट होना हो उसे क्या कहेंगे? तो आपको ये बताना है कि वह वाक्य जिससे किसी बात का जिससे किसी बात का होना प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? ए कह दें निषेधात्मक, बी करें आज्ञार्थक, सी करें विधानार्थक और डी करें शर्तबोधक। तो आपको बताना है कि वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? निषेधात्मक कहते हैं, आज्ञार्थक कहते हैं, विधानार्थक कहते हैं या शर्तबोधक कहते हैं। तो बच्चों वह वाक्य जिससे किसी बात का प्रकट होने का बोध होता है उसे हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। विकल्प सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 12 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। करें जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो उसे कहते हैं। तो आपको एक बताना है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? ए करें सरल वाक्य, बी करें विशेषण उपवाक्य, सी करें संयुक्त वाक्य और डी करें मिश्र वाक्य। तो आपको बताना है कि ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उसमें अनेक वाक्य जो है उस पर आश्रित हो उसे क्या कहते हैं? जो बच्चों इस तरह के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो विकल्प डी वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 13 का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। कह रहा मुंह खून लगना का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि मुंह खून लगने का क्या अर्थ है? ए कह रहा रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना, बी कह रहा मुंह में से खून का आना, सी कह रहा मुंह में घाव हो जाना और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि मुंह खून लगने का अर्थ क्या है? रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना, मुंह में से खून आ जाना, मुंह में घाव हो जाना और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मुंह खून लगने का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत पड़ना। विकल्प ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 का ए सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। करें थाली का बैगन का अर्थ क्या है? आपको ये बताना है कि थाली का बैगन का क्या अर्थ है? ए करें विभिन्न मतों को मानने वाला, बी करें हीन, सी करें पक्षपात करने वाला और डी करें उछल-कूद करने वाला। तो आपको बताना है कि थाली का बैगन का अर्थ क्या होता है? विभिन्न मतों को मानने वाला, सिद्धांतहीन, पक्षपात करने वाला या उछल-कूद करने वाला। तो बच्चों थाली का बैगन का मतलब होता है सिद्धांतहीन। विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। करें निम्न में कौन-सा शब्द विशेषण है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा शब्द जो है वो विशेषण है। ए कह रहा है सौंदर्य, बी कह रहा है बेकारी, सी कह रहा है वृक्ष और डी कह रहा है फुफेरा। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है इसमें विशेषण है। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। तो आपको विशेषण की पहचान करनी है। तो बच्चों इसमें जो विशेषण होगा वो फुफेरा हो जाएगा। विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आपको ये बताना है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है। ए कह रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी कह रहा है बहुत
अ स्थान बहुत अच्छा है, सी कर अच्छा तुम घर पर आओ और डी कर अच्छा है वह अभी आ जाए। तो आपको बताना है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ए कह रहा है तुमने अच्छा किया जो आ गए, बी कह रहा है यह स्थान बहुत अच्छा है, सी कह रहा है अच्छा तुम घर आ जाओ और घर जाओ, तुम घर जाओ। सी में कह रहा है कि अच्छा तुम घर जाओ और डी कह रहा है अच्छा है वह अभी आ जाए। तो किसमें अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? तो बच्चों विकल्प नंबर बी में प्रयोग हुआ है। वह स्थान यह स्थान जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा। बात करते हैं 18 का, कह रहे कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? आपको बताना कि कौन-सा द्विगु समास का उदाहरण है? ए कह रहा है पीताम्बर, बी नेत्रहीन, सी चौराहा और डोरा, डी कह रहा है रुपया पैसा। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा जो है इसमें द्विगु समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो बच्चों द्विगु समास का उदाहरण इसमें चौराहा है, 4 राहों का समाहार होता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। पीताम्बर में आप जानते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है, नेत्रहीन जो है वो जो है वो कौन-सा समास हो जाएगा? नेत्रहीन पूछा है ना, अलगाव की बात है तो अपादान हो जाएगा। रुपया, पैसा, रुपया और पैसा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 19 में। कह रहे निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन-सा है? तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन-सा द्विगु समास का उदाहरण है? ए कह रहा है नवरत्न, बी कह रहा है लेन-देन, सी कह रहा है नीलकंठ और डी कह रहा है यथाशक्ति। तो इसमें भी आपको द्विगु समास के उदाहरण की पहचान करनी है। नवरत्न, लेन-देन, नीलकंठ या यथाशक्ति। तो बच्चों इसमें भी जो उदाहरण आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विकल्प ए, नवरत्न जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। लेन-देन द्वंद्व समास, लेन और देन। नीलकंठ बहुब्रीहि समास हो जाएगा और यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि प्रति उपसर्ग से निम्न में कौन-सा शब्द नहीं बना है? आपको ये बताना है कि कौन-सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। ए कह रहा है प्रतिदिन, बी कह रहा है प्रतिध्वनि, सी कह रहा है प्रत्यक्ष और डी कह रहा है प्रताप। तो आपको बताना है कि कौन-सा शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष और प्रताप। तो बच्चों इसका उत्तर डी सही हो जाएगा। ये जो है नहीं बना हुआ है किससे? हाँ, प्रति उपसर्ग से, जबकि प्रतिदिन में प्रति लगा है, ध्वनि में प्रति लगा है, प्रत्यक्ष में प्रति लगा हुआ है। ठीक है? तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।